गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए जो है कि मैं इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आपको वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे आपको पूरी हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक यंत्र है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक यंत्र है? तो आपका चुंबकीय सुई इसमें आपका प्राथमिक यंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्र। तो रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्र वो आपके यंत्र हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को हम ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इंडिकेटिंग या हमारे सूचक इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को हम इंडिकेट कराते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आपका पॉइंट सी, इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, शो कराते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक रिप्रेजेंट करने के बाद रिकॉर्ड भी करते हैं और उसको उनके जो डेटा हैं उनको स्टोर भी करते हैं। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका एनर्जी मीटर हो गया, वाट आवर मीटर हो गया, ये आपके इंटीग्रेटिंग टाइप के होते हैं। और इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे आपका अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, रेजिस्टेंस मीटर और आपका पावर फैक्टर मीटर, ये आपके इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। तो कुल मान को दर्शाने के लिए हमको किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट चाहिए? इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट को, जो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को शो भी करेगा, उसको रिकॉर्ड भी करेगा और उसको स्टोर भी करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो विद्युत मापक यंत्र हैं वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर भी काम करते हैं और आपके लाइट इफेक्ट पर भी काम करते हैं और आपका चुंबकीय इफेक्ट, तीनों पे आपके काम करते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिकी राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए की आवश्यकता होती है। तो शून्य की स्थिति से किसी भी किसी भी पॉइंटर को शून्य से उसको विक्षेपित करने के लिए किस टार्क की रिक्वायरमेंट होती है? विक्षेपिक। ठीक, विक्षेपिक या इसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क करते हैं। जब किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है। ओके, और इस डिफ्लेक्टिंग टार्क को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टार्क को यूज करते हैं। कंट्रोलिंग टार्क के लिए हम ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, ये दो हमारे तरीके हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। और जब ये हमारा कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो हमारा पॉइंटर क्या हो जाता है, एक स्पेसिफाइड वैल्यू पे हमारा पॉइंटर स्टे हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रक टार्क विक्षेपक टार्क का क्या करता है? विरोध करता है, अपोजिशन करता है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है। तो मूविंग आयरन जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या स्थिर रहता है? उसमें आपका कॉइल आपकी स्थिर रहती है और आपका जो आयरन पीस है वो मूव करता है। और जो मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें आपकी कॉइल मूव करती है और आपका मैग्नेट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है?
तो इसमें से आपकी किसकी विश्वसनीयता और शुद्धता सबसे अधिक होती है? किसकी? मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट की। जो आपके मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो है कि शुद्धता और विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? बदलने के लिए जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम जब अमीटर में बदलते हैं तो उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो निम्न प्रतिरोध को क्या करते हैं? समांतर में जोड़ देते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? अगर हमको किसी गैल्वेनोमीटर की सहायता से हमको वोल्ट मीटर बनाना है तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो उच्च प्रतिरोध को क्या करेंगे? सीरीज में हम जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एसी की शक्ति मापी जाती है। तो जो आपकी एसी शक्ति होती है, एसी पावर होती है, उसको हम कैसे मापते हैं? P इक्वल टू वी आई कास फाई या W इक्वल टू आपका वी आई कास फाई। ओम मीटर मापता है। ओम मीटर किसको मापेगा? ओम मीटर आपका मेजर करता है किसको? रेजिस्टेंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है सीआरओ का विस्तृत रूप, फुल फॉर्म ऑफ सीआरओ पूछ रहा है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है। फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा क्या मापी जाती है? केवल एसी की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। ठीक, क्योंकि डीसी में आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? मतलब आपसे ये कह रहा है कि जो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम जो अवमंदन बल का मतलब आपका डैम्पिंग टार्क, ठीक, डैम्पिंग फोर्स, जो डैम्पिंग फोर्स है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ईडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है। किसमें? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। और मूविंग टाइप आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैट टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। और जो हमारा वाट मीटर होता है, ठीक, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप के वाट मीटर, उसमें न्यूमेटिक टाइप जो है कि डैम्पिंग का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक वैद्युतिकी मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। तो अगर उसमें प्रॉपर डैम्पिंग प्रोवाइड की गई है तो वो क्या होगा? शीघ्रता से ही, जल्दी से ही अपनी विक्षेपक की अंतिम अवस्था तक क्या होगा? जाकर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद्युतिकी मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है? तो सबसे उपयुक्त धातु होती है आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी वैद्युतिकी मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल, ठीक, तो घुमाव बल का मतलब क्या होता है आपका? कौन कौन से बल हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट हैं, सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं? तो पहला आपका जो है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स, और दूसरा आपका जो है कि कंट्रोलिंग, और तीसरा आपका डैम्पिंग। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी चल कुंडली धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसे उसके संयोजन को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र का क्या होगा? यंत्र क्या करेगा? का पाठ्यांक अपरिवर्तित रहेगा, कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? विक्षेप जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यदि किसी चल कुंडली को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसको क्या करें? संयोजन को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र क्या करेगा? विपरीत दिशा में विक्षेप को दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, डायनमोमीटर टाइप के यंत्र का प्रयोग
के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इनका उपयोग हम करते हैं एसी और डीसी दोनों क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ओम मीटर का उपयोग, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें। बिल्कुल करेक्ट बात है। उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें, ये भी। संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें। सो करेक्ट आंसर आपका होगा इसमें डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाले वैद्युत परिपथ ओपन सर्किट कहलाते हैं, ओपन परिपथ कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक बीओटी इकाई के तुल्य होता है, एक बीओटी इकाई के तुल्य क्या होता है आपका 746 वाट आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वैद्युत ऊर्जा खपत मापने की सर्वोत्तम विधि क्या है? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जितना हो रहा है उसको हम मेजर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका जो है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में किसी वीडियो में आपको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित समायोजन को अंततः बदल कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो चकत्ती की जो चकत्ती लगी होती है, डिस्क, एल्युमिनियम की जो डिस्क लगी होती है एनर्जी मीटर में, उसके घूर्णन की दिशा है वो अपरिवर्तित रहेगी अगर आप क्या करते हैं, उसके फेज को परिवर्तित कर देते हैं। फेज तथा परिवर्तित समायोजन को अंततः क्या कर दिए, बदल देते हैं आप, तो उसके जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो आपकी बदलती नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकत्ती बिना लोड समायोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का दोष कहलाता है। तो यंत्र का दोष, अगर कोई भी आपका एनर्जी मीटर धीमी गति से रोटेट हो रहा है, उसका जो डिस्क है एल्युमिनियम का वो धीमी गति से रोटेट हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्रीपिंग एरर आ रही, मतलब आपका एनर्जी मीटर रेंगते हुए चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकत्ती में छिद्र बनाने का प्रयोग। तो देखिए, जो आपकी एल्युमिनियम डिस्क होती है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो एनर्जी मीटर है उसमें जो डिस्क बनी होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एल्युमिनियम की धातु का वो बनाया जाता है। तो एनर्जी मीटर में जो आपकी एल्युमिनियम की चकत्ती में जो छिद्र बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, जो आपकी क्रीपिंग एरर है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के जो आपकी ये डिस्क है यहाँ पर ये 180 डिग्री पर आपका 2 छिद्र कर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो एल्युमिनियम की डिस्क है उस पर क्रीपिंग एरर के दोष को, क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए ये जो आपका 2 छिद्र करते हैं ये कितने एंगल पे होते हैं, तो एक दूसरे से 180 डिग्री पर ये एंगल आपके 180 डिग्री एंगल पर ये दोनों छिद्र किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो 1 किलोवाट आवर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो जितने आपके एनर्जी मीटर हैं, क्योंकि किलोवाट आवर आपकी जो है कि एनर्जी को मेजर करने की जो है कि यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ये एनर्जी मीटर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि एनर्जी मीटर क्या करता है, कितनी आप बिजली का कंजप्शन कर रहे हैं उसको आपके डिस्प्ले पर दिखाता भी है। ओके, और आप उसको डेटा को स्टोर भी करता है, रिकॉर्ड करके भी रखा रहता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वाट मीटर का वर्गीकरण के रूप में किया जाता है। तो वाट मीटर आपका हमने आपको पहले बता दिया कि जो आपका वोल्ट मीटर है, अमीटर है, वाट मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है, ये और आपका ओम मीटर है। ठीक, ये आपके कैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आपके डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, ये आपके कैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, डिफ्लेक्टिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं।
इसमें आपका पॉइंटर लगा रहता है, पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होता है, तब वो किसी क्वांटिटी को मेजर करके आपको रिप्रेजेंट करता है। विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, ठीक, आपका प्रयुक्त मीटर क्या होता है? मापन यंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है और अमीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपकी एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चनों के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और कई बार जो है कि अगर हम जो है कि डाउटफुल केसेस में रहते हैं तो क्वेश्चन को गलत ऑप्शन करेक्ट करके चले आते हैं, ठीक, जिससे हमको गलत खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत राशियों को मापने वाला मीटर। विद्युत राशियों को मापने के लिए हमने कहा कि एनर्जी मीटर का यूज करते हैं। इसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, और आपका मीटर लगा दिया तो किलोवाट आवर मीटर, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, परिपथ का समान विभवांतर मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर या वोल्टेज मापने के लिए हम जो है कि वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। विद्युतीय परिपथ को धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर अमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या होता है? आपका एम्पियर आवर मीटर, ठीक, विद्युत उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए विद्युत, सेम क्वेश्चन आपका जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 और 37 आपका सेम क्वेश्चन है। तो आपको जो है कि किसी भी एनर्जी का जो कंजप्शन हो रहा है उसको मापने के लिए किसका हम यूज करेंगे? किलोवाट आवर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं क्या हैं? तो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क भी होना चाहिए, डैम्पिंग टार्क भी होना चाहिए और कंट्रोलिंग टार्क भी होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, तो आपका जो विक्षेपक टार्क है, जिसको डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं, के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? देखिए, ग्रेविटी इसके द्वारा नहीं किया जाएगा, इसके भी द्वारा नहीं किया जाएगा, इसके भी द्वारा नहीं किया जाएगा, चुंबकीय तह के द्वारा क्या किया जाएगा? इसको उत्पन्न किया जाएगा। नियंत्रक टार्क को उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क है उसको हम जो है कि दो तरीके से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एक तो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल और दूसरा हमारा है स्प्रिंग कंट्रोल। सो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, डैम्पिंग टार्क को द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो डैम्पिंग टार्क किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ईडी करंट डैम्पिंग, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल आपका है, ठीक, और ये आपके जो भी ऑप्शन है वो गलत हैं। ईडी करंट डैम्पिंग, और डैम्पिंग हम आपको बता दें, डैम्पिंग बेसिकली हमारी 3 तरीके के हम यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और ईडी करंट डैम्पिंग। ओके, तो डैम्पिंग हमारी 3 तरीके की, कंट्रोलिंग हमारी 2 तरीके की, और डिफ्लेक्टिंग जो टार्क है वो आपकी जो इनपुट क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इनपुट क्वांटिटी है वो किस टाइप की है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42, विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए डैश में परिपथ स्थिति प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर में, ठीक है। वैद्युत स्थितिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रभाव का उपयोग किया जाता है किसमें? वोल्ट मीटर में। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे जो है कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग सारे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। डैश डैश में विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें आपका ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो आपका वाट मीटर है, अमीटर है और ऊर्जा मीटर है और आपका है मल्टीमीटर। तो जो आपका अमीटर होता है उसमें विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का हम प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके,
डैश डैश के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो एम्पियर आवर। ठीक, एम्पियर आवर मीटर में हम क्या करते हैं, एम्पियर आवर मीटर में हम रासायनिक प्रभाव को या केमिकल इफेक्ट को हम यूज करते हैं इसके संचालन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, स्प्रिंग नियंत्रक मीटर डैश होता है। तो जो आपका स्प्रिंग नियंत्रक मीटर है उसकी जो सुग्राहिता है वो कैसी होती है, इसकी जो सुग्राहिता है ये आपका बहुत ही सुग्राह होता है, अच्छा होता है। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित जो टार्क है वो आपका समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रण जो टार्क है, कंट्रोलिंग टार्क है, वो आसानी से समायोजित नहीं किया जा सकता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नियंत्रक टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रक विधि का हमेशा प्रयोग करते हैं, प्रायः प्रयोग करते हैं, कभी कभी प्रयोग करते हैं, कभी नहीं प्रयोग करते। तो नियंत्रक टार्क जो है, ठीक, स्प्रिंग कंट्रोल का हम यूज प्रायः प्रयोग करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 48, स्प्रिंग नियंत्रक यंत्र के लाभ। तो स्प्रिंग नियंत्रक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसके क्या क्या लाभ हैं, तो ये जो है कि क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है, बिल्कुल स्प्रिंग भार में क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक, इस पर पैंटिंग का असर होता है, ये गलत बात है। नियंत्रक टार्क आसानी से समायोजित किया जा सकता है, गलत बात है। क्वेश्चन अभी इससे पहले हमने किया है कि जो नियंत्रक कंट्रोलिंग टार्क है वो आसानी से समायोजित नहीं किया जा सकता। तापमान बढ़ने से नियंत्रक टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग आपकी है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्प्रिंग में आपका क्या आएगा, लचीलापन आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी कि आपकी स्प्रिंग सुस्त हो जाएगी। तो जब आपका कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो बहुत ही स्लोली डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेविटी नियंत्रक विधि के लाभ ए हैं। तो ग्रेविटी नियंत्रक विधि के कौन से लाभ हैं, ये देखने में सुंदर होते हैं, बिल्कुल गंदी बात है, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल लगाएंगे तो कोई ना कोई वेट आपको लटकाना पड़ेगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, पहली बात है। तो ये आपका गलत, यह सरल नहीं है, सरल तो बहुत है, आसानी से कोई भी वेट लटका दीजिए। ठीक है, तापमान से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, यह तापमान से नहीं प्रभावित होता, कोई वेट आप हैंग कर दिए हैं तो तापमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ग्रेविटी नियंत्रक विधि का दोष है। ठीक, जो ग्रेविटी नियंत्रक विधि है उसके क्या दोष हैं, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। सही बात है कि जो आपका जब भी ग्रेविटी कंट्रोल हम प्रोवाइड करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा वेट हैंग किया जाता है उसको हम वर्टिकली, ठीक, ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क को कंपन नियंत्रित करने के द्वारा डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है, और इसमें हम जो है कि ईडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, किसमें, एसी ऊर्जा मीटर में। ओके, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मूविंग आयरन यंत्र होते हैं। तो मूविंग आयरन आपके जो यंत्र होते हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, मूविंग कॉयल यंत्र आपके कैसे होते हैं, ये आपके अस्थाई चुंबक और डायनेमोमीटर टाइप के होते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट टाइप का भी होता है और डायनेमोमीटर टाइप का भी होता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉयल टाइप के। जब हम मूविंग कॉयल टाइप के इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक हमारा परमानेंट और एक हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मूविंग कॉयल यंत्र डैश पर प्रयोग
किया जाता है तो मूविंग कॉइल आपका किस पे वर्क करता है? ये आपका केवल मूविंग कॉइल अस्थाई चुंबक यंत्र पर प्रयोग किया जाता है। तो मूविंग कॉइल है आपका, मूविंग कॉइल अस्थाई परमानेंट की बात हो रही है, तो ये केवल और केवल डीसी पे वर्क करता है। ठीक है। पीएमएमसी आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल और केवल डीसी सप्लाई पे वर्क करता है, और इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट केवल एसी सप्लाई पे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप के जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं। और आपका मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी आपका किस पे वर्क करता है? एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 56, मूविंग कॉइल यंत्रों की तुलना में मूविंग आयरन टाइप की लागत कितनी होती है? तो इनकी जो लागत होती है ये क्या होती है? कम होती है। ठीक है। मूविंग कॉइल यंत्र की शुद्धता मूविंग आयरन टाइप की तुलना में होती है। ठीक है। तो जो मूविंग कॉइल टाइप के यंत्र हैं उसकी शुद्धता मूविंग आयरन टाइप के यंत्र से क्या होती है? अधिक होती है। मूविंग कॉइल टाइप के यंत्र जो हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, कम शक्ति खर्च करते हैं, उपयुक्त तीनों गुण मौजूद होते हैं। ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा? तीनों गुण मौजूद होते हैं, ये मजबूत भी होते हैं, शुद्धता भी रहती है इसमें, और कम शक्ति का जो कम पावर का कंजप्शन भी ये करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, तो मूविंग कॉइल टाइप के यंत्र की तुलना में मूविंग आयरन टाइप के जो यंत्र होते हैं उसकी खपत क्या होती है? उसकी जो खपत होती है वो अधिक होती है। ठीक है। तो मूविंग कॉइल टाइप के जो यंत्र होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है वो आपका अधिक होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, ए मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। आपको मैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 और 61 दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आपसे आपके एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो अ मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए आपका ये कोई अ मीटर है, इसकी रेंज को बढ़ाना है तो इसके पैरेलल में क्या करिए? एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, तो आपके जो ये मीटर है, ठीक, ये आपका मीटर है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक। मेन बात ये है कि आपका जो ये शंट रेजिस्टेंस है, ठीक, इसको शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जो आपका इसके इस मीटर के पैरेलल में लगा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम किसी मीटर की रेंज को बढ़ाते हैं तो उसके साथ हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं सीरीज में, पैरेलल में। ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मीटर कॉइल के साथ समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, लो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसके पैरेलल में। ठीक। इसी का जस्ट अपोजिट है, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए आपका ये कोई वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए इसके सीरीज में RH हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, और जिस भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना है इन दो टर्मिनल पे हम क्या करते हैं? उस क्वांटिटी को रख कर हम मेजर कर लेते हैं। ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट में नोट करवाता हूँ कि आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट में अपने एक नोटबुक बनाइए, उसमें ये सारे क्वेश्चनों को नोट कीजिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो उन क्वेश्चनों की आप एक लिस्ट बनाइए, उसको डे बाय डे रिवाइज कीजिए, जिससे आपका जो नॉलेज है वो बेहतर होगा, और आप जो है कि आपकी तैयारी एक अच्छे पॉइंट पर, एक पीक पर पहुँचेगी, और आपका जो टारगेट है उस टारगेट तक आपको पहुँचने में आसानी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, डैश डैश द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए अगर हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, उसको हमको वोल्ट मीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? उसके सीरीज में क्या करेंगे? एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है। और जब हमको धारा मापनी है तो उसके लिए हम उसके पैरेलल में या शंटिंग रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, लो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा, धारा मापने के लिए शंट तथा
वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका लो रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो धारा मापने के लिए शंट या लो रेजिस्टेंस का यूज करेंगे और वोल्टेज के लिए हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर की लागत क्या होती है? कम होती है। ठीक, क्योंकि वोल्ट मीटर अगर आप मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है, उसकी सहायता से आप क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से अमीटर बना रहे हैं, तो अमीटर के लिए आपको एक स्मॉल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसको पैरेलल में जोड़ने के लिए। और जब आप वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी सीरीज में जोड़ने के लिए। जब हाई रेजिस्टेंस को आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी लागत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए आपके जो वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर की लागत क्या होती है? कम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, तो आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप का है या एम मूविंग कॉइल टाइप का है? ठीक है, तो आप स्केल के सहायता से क्या करेंगे? पहचान सकते हैं। ठीक, स्केल की सहायता से पहचान सकते हैं। जो मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी स्केल लीनियर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होती हैं उनके स्केल कैसी होती है? लीनियर टाइप की होती है या यूनिफॉर्म होती है। और जो मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी स्केल नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, टर्मिनल की मार्किंग से भी समझ सकते हैं। मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह की सहायता से भी आप पहचान सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। परिपथ की शक्ति मापने के लिए उपयुक्त मीटर कहलाता है। तो उपयुक्त मीटर आपका क्या कहलाएगा? शक्ति मेजर करना है आपको, एनर्जी कंजप्शन नहीं मेजर करना। देखिए, एनर्जी मेजर करने के लिए वाट आवर मीटर का यूज करते हैं और पावर को मेजर करने के लिए वाट मीटर का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। विद्युत ऊर्जा को मापने वाला मीटर। विद्युत ऊर्जा, ठीक, एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो एनर्जी मीटर का यूज करेंगे, किलोवाट आवर मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। प्रायः उपयोग किए जाने वाला वाट मीटर, प्रायः जो हम वाट मीटर यूज करते हैं वो कैसा होता है? डायनमोमीटर टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, डायनमोमीटर टाइप के वाट मीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? डीसी और एसी दोनों पर हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। प्रायः उपयोग होने वाला सिंगल फेज एनर्जी मीटर डैश होते हैं, किस टाइप के होते हैं? आपके इंडक्शन टाइप के होते हैं। प्रायः उपयोग होने वाले सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में अक्सर यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? इंडक्शन टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला ऊर्जा मीटर कैसा ऊर्जा मीटर कहलाता है? एम्पियर आवर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। ऊर्जा मीटर का मीटर पाठ्यांक किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या हैं? ठीक है, तो जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है उसकी क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? अभिलेखन यंत्रावली की प्रचालन चलन यंत्रावली की, थोड़ा हिंदी है, अब हिंदी छूट जाने की वजह से दिक्कत होती है, कुछ ऐसे ऐसे लफ्ज आ जाते हैं कि दिक्कत करते ही हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, तो इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। दाब की बनी होती है, जो आपकी प्रेशर कॉइल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? महीन वायर की अधिकतम लपेटों की संख्या के द्वारा। ठीक है,
तो जो आपकी प्रेशर कॉयल है किसमें, उसमें प्रेशर कॉयल में मोर नंबर ऑफ टर्न बट थिन वायर, पतले वायर का हम यूज करते हैं और ज़्यादा टर्न का हम यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, ऊर्जा मीटर की गति डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ब्रेकिंग मैग्नेट के द्वारा। ब्रेकिंग मैग्नेट क्या करता है? जो हमारी एल्युमिनियम की डिस्क होती है उसमें ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, मेगर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। मेगर का प्रयोग आपका उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मेगर की गति कितनी होती है? ठीक है, मेगर की आपकी गति कितनी होती है? तो 160 आरपीएम से हम जो है कि मेगर को क्या करते हैं? घुमाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, 250 वोल्ट स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेगर वोल्टेज होना चाहिए। मेगर वोल्टेज कितना होना चाहिए? आपका 500 वोल्ट होना चाहिए। जिस भी आप वायर का ठीक मेगर ले रहे हैं उसके रेटेड वोल्टेज से 2 गुना वोल्टेज पर ही हम जो है कि मेगर से टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, मेगर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारा वायर होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा रहता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करते हैं कि हम अगर इसमें इतना वोल्टेज बढ़ा देते हैं, इतना वोल्टेज कर देते हैं, दोगुना वोल्टेज दे देते हैं तो वो उसको सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उसके रेटेड वोल्टेज से हम ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, EI नियम के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। 50 मेगा ओम पर निर्गमों की संख्या। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, मेगर पर विद्युत इस्त्री का परीक्षण करने पर मेगर की रीडिंग अनंत होती है, यह दर्शाता है। ठीक है, तो विद्युत इस्त्री मतलब जो कि प्रेस की बात चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79, यह हीटिंग एलिमेंट का शॉर्ट सर्किट दिखाएगा। तो मेगर है उसकी रीडिंग अगर आपको अनंत रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सप्लाई टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है, टर्मिनल के ढीले कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं। हीटिंग एलिमेंट आपका क्या है? ये आपका एलिमेंट है। ये अगर आपका मेगर इनफाइनाइट रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एलिमेंट है कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गया है, ओपन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एक विद्युत केतली के अर्थ दोष के परीक्षण पर मेगर की रीडिंग शून्य आती है। जब मेगर की रीडिंग अगर शून्य आती है तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, अगर मेगर की रीडिंग इनफाइनाइट आती है तो इसका मतलब कि टर्मिनल हमारे ओपन है, वायर कहीं ना कहीं से ब्रेक है। ठीक, तो यह खुला परिपथ को दर्शाता है, गलत। शरीर से छू जाने पर लाइव टर्मिनल, शरीर से छू जाने पर न्यूट्रल टर्मिनल। सो करेक्ट आंसर आपका होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यक्ति 500 वोल्टेज मेगर के दोनों टर्मिनल को पकड़े हैं परंतु डैश के कारण फिर भी वह सुरक्षित है। तो किसके कारण वह सुरक्षित है? वह बहुत कम धारा के कारण वह क्या है? सुरक्षित है, क्योंकि उसके थ्रू जो आपकी सर्किट कंप्लीट हो रही है उस सर्किट में जो करंट की क्वांटिटी है वो बहुत कम होने की वजह से वो आपका प्रोटेक्टेड जोन में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, मल्टीमीटर माप सकता है। मल्टीमीटर क्या कर सकता है? माप सकता है। किसको? रेजिस्टेंस को भी मापेगा, वोल्टेज को भी मापेगा, धारा को भी मापेगा। सो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, सभी को ये माप देगा। ठीक है, बहुत ही मास्टर प्लेयर है मल्टीमीटर, लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं मेजर कर पाता है आपका मल्टीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, डैश मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। तो हम किसको मापने के लिए मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं? AC और DC दोनों क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। ओके, एक निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचालित वोल्टेज कितना होना चाहिए? आपका 9 वोल्ट DC।
तो जो आपका मल्टीमीटर होता है उसमें हम बैटरी लगाते हैं 9 वोल्ट की, जो आपकी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसको हम जो आपकी मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 15 या जो है कि 20 रुपीज़ में मिल जाती है। हम उसी बैटरी का यूज करते हैं किसमें, मल्टीमीटर में, जो उसको ऑपरेट कराने के लिए, चलाने के लिए यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है कि 85 एसी वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है, यदि प्रतिरोध मापना हो तो यह आवश्यक होगा। ठीक है, यह आवश्यक होगा। एक लीड को दूसरी जैकेट पर बदलना, दोनों लीड को दूसरी जैकेट से बदलना, एक लीड उभयनिष्ठ रखी जाती है और दूसरी जैकेट को बदल दिया जाता है। बिल्कुल, जो आपका कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन रखते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट लीड होती है जो रेड कलर की होती है उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब हमको क्या करना होता है, वोल्टेज को मेजर करना है या प्रतिरोध को मेजर करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल किए हैं तब उन टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, या जो है कि बुकों को डीपली एनालाइज किए हैं तब जो है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है, तो आपका इसमें है इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप के। इंटीग्रेटेड मतलब आईसी टाइप के जो आपके मल्टीमीटर हैं वो आपके ज़्यादा संवेदनशील और शुद्ध होते हैं। मतलब किसी भी क्वांटिटी को एक्यूरेट वैल्यू आपको मेजर करके देंगे और बहुत ही जल्दी मेजर करके देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध के द्वारा मापा जाता है। तो मेगर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अर्थ का या इंसुलेशन का हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाए तो ये जो है कि क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसमें, अभी आरआरबी जेई का जो है कि सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मल्टीमीटर की बैटरी अगर कमज़ोर हो जाएगी तो क्या करेगा, वो शुद्ध रीडिंग देगा, अधिक रीडिंग देगा या कम रीडिंग देगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कम रीडिंग देगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी आपकी वीक हो जाएगी इसलिए प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। प्रॉपर जो आपके आईसी चिप लगी हैं, रेजिस्टेंसेज लगे हैं, इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स लगे हैं, उसमें प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने की वजह से रीडिंग आपकी कितनी आएगी, जो रेटेड है उससे कम आएगी। सो करेक्ट आंसर आपका है सी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सब क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं आपको बार बार उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिकी राशि के तत्कालीन मान को एक ग्राफ पर अंकित करता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, इंटीग्रेटिंग टाइप। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के कार्य पर वर्क करते हैं। तो किस पे वर्क करते हैं, आपका तीनों पे वर्क करेंगे। यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रकाशीय प्रभाव पर और आपका चुंबकीय प्रभाव, तीनों पर ही आपका वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिकी राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है, तो आपको क्वेश्चन ये कराया जा चुका है। ठीक है, मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपको पता है। और मेगर की रीडिंग होती है, मेगर की रीडिंग हमेशा मेगा ओम में होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर आपका किस अंतर को नहीं पढ़ सकता, तो ये आपका 1/2 जो है कि साइकिल को नहीं रीड कर सकता है। इसको रीड करने के लिए कम से कम आपकी एक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपकी कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आपको कोई भी एसी या डीसी वेव्स है
ठीक है, उसको पर्दे पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप CRO से आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो अगर असमान ध्रुव हैं किसी भी मैग्नेट के तो उनके बीच क्या होगा? आपको पता है कि आकर्षण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो मेगर का हम यूज करते हैं जहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन होता है किसी भी चीज़ का। तो अगर इलेक्ट्रिकल की चीज़ें का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो हम जो है कि वहाँ पर मेगर का यूज करते हैं। किसके लिए? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, EMF जनरेट किया जा सकता है किसके द्वारा? EMF किसके द्वारा जनरेट किया जा सकता है? रासायनिक प्रभाव के द्वारा, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा, दो समान धातुओं के जंक्शन को गर्म करके, तीनों के द्वारा प्रभावित जो है कि हम EMF को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक जो है कि हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब जो है कि देख लेते हैं हम सारा जो है कि इसी लेक्चर में ही सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। वाट आवर मीटर क्या है? वाट आवर मीटर क्या है? तो वाट आवर मीटर एक किसी वैद्युतिकी परिपथ की शक्ति व्यय को मापने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट है। वाट मीटर की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपकी पावर कंज्यूम हो रही है उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं वाट आवर मीटर का, वाट मीटर का। ठीक है, एनर्जी को नहीं मेजर करना है, यहाँ पर पावर को मेजर करना है। ठीक है, मीटरों पर लगाने वाले टार्क क्या क्या होते हैं? तो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क, ग्रेविटी टार्क, ठीक, दोनों, ग्रेविटी कंट्रोल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? मीटरों पर लगने वाला टार्क, तो वह टार्क जो पॉइंटर को क्या करे? डिफ्लेक्ट करे, वह टार्क आपका क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, आइडियल अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है, तो आइडियल जो आपका अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? उसका रेजिस्टेंस आपका 0 होता है। ठीक है, अगर आपका आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आइडियल अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। माप यंत्र की सुग्राहिता, माप यंत्र की सुग्राहिता क्या होती है? आउटपुट के परिमाण में, आउटपुट के परिमाण में परिवर्तन का इनपुट के परिमाण में संगत परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सुग्राहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किन किन युक्तियों पर जमा मतलब प्लस, घटा मतलब माइनस चिन्ह अंकित होता है? तो बैटरी में आपका प्लस माइनस चिन्ह जो है कि रिप्रेजेंट किया जाता है। धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित में, धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस ब्रिज का यूज करते हैं? तो किस ब्रिज का यूज करेंगे हम लोग? व्हीन ब्रिज का यूज करते हैं। क्यू मीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो सीरीज रेजोनेंस पे आपका ये वर्क करता है। सीरीज देखिए गूंज लिखा हुआ है, इसको रेजोनेंस है। ठीक है, एक एनर्जी मीटर में क्रीपिंग का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत्यधिक घर्षण के कारण, जब आपका ब्रेकिंग टार्क ज़्यादा प्रोवाइड होता है, आपकी जो एल्युमिनियम की डिस्क है उस पर अगर आप ब्रेकिंग टार्क ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं तो हमारी क्रीपिंग एरर आती है। तो अत्यधिक घर्षण के कारण क्या होता है? क्रीपिंग एरर आती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री का एक उदाहरण है। पीजो इलेक्ट्रिक आप किसका उदाहरण है? आपका क्वार्टेज। क्वार्टेज जो है कि आपका पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री का एक उदाहरण है। मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता? मल्टीमीटर से हम फ्रीक्वेंसी को नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, इंडक्शन मीटर कितनी धारा तक संचालन कर सकता है? ठीक है, तो इंडक्शन टाइप के जो मीटर होते हैं वो 100 एम्पियर तक की धारा का संचालन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
112। निम्नलिखित प्रतिरोध को सटीकता से किसके द्वारा मापा जा सकता है? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, केल्विन ब्रिज की सहायता से किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। बीन ब्रिज से नहीं, व्हीटस्टोन से नहीं, ठीक, स्केलिंग टाइप ब्रिज से नहीं, सीरिंग टाइप की ब्रिज से नहीं। केल्विन डबल ब्रिज आपका जो है कि सबसे बेस्ट मेथड होता है लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर का प्रास मापने के लिए, वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, शंट का यूज हम जो है कि करंट की रेंज को अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो पीजोमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अति उच्च दाब को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है आपका? CRGO। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रीपिंग परिघटना निम्नलिखित में से किस में घटती है? तो क्रीपिंग एरर आपकी किस में आती है? वाट आवर मीटर में। ठीक है, क्रीपिंग एरर आपकी वाट आवर मीटर में आती है। मीटर एक क्या है? मीटर आपका एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक मीटर में शंट का कार्य क्या होता है? तो एक मीटर में आपका शंट का कार्य होता है करंट को गुजारने के लिए, करंट को पास करने के लिए। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इनकी जो स्केल होती है, बेसिकली स्केल देखिए, आपको ऑप्शन में स्केल दिया हुआ है। तो मूविंग आयरन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी स्केल कैसी होती है? अरैखिक पैमाना होता है, मतलब नॉन लीनियर पैमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 120, PMMC मीटर में लगाया जाता है। PMMC मीटर को हम कहाँ लगा सकते हैं? मल्टीमीटर में लगाते हैं। ठीक है, गैस्केट के गलने पर या क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, तो गैस्केट, क्वेश्चन नंबर 121, इसमें क्या होता है? भूसंपर्क की ओर स्पार्किंग, लेमिनेशन का जलना, तेल रिसना। जब आपकी गैस्केट क्या हो जाती है? फेल हो जाती है ट्रांसफार्मर में या सीटी में, तो क्या होता है? आपका तेल का रिसाव जारी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, यदि मापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो मापन से प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो मापन क्या करना चाहिए? हमेशा उच्च सीमा से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि आपको किसी वायर से कोई लोड कनेक्ट हुआ है, किसी आपका पॉइंट से कोई लोड कनेक्ट हुआ है, आपको पता नहीं लग रहा है कि ये कितनी एम्पीयर के करंट को ले रहा है, तो उसके लिए आपको पहले हाई करंट को मेजर करने वाले मीटर का यूज करना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी रेंज को धीरे धीरे घटाकर मेजर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123, ऊर्जा मीटर के जो करंट कॉइल में तांबे से बनी शेडिंग रिंग किस लिए लगाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेडिंग रिंग का हम क्या करते हैं? ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। ऊर्जा जो घटक है उसको बढ़ाने के लिए, स्पीड डिस्क बढ़ाने के लिए नहीं करते, शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, तो इसमें आपका ये किसी के लिए हम यूज नहीं करते। ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी की जाए। यदि आपके दो चुंबक हैं, उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, उनका ध्रुव पोल बल जो है कि उसको भी दोगुना कर दिया जाए, तो उनके बीच की जो सामर्थ्य है, वो जो सामर्थ्य है वो क्या रहेगी? आपकी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन रटे रटाए हैं, रटने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को रिमाइंड करना पड़ेगा, तब जो है आपके ये माइंड में बन पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठंभ मतलब रिलक्टेंस इस पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय परिपथ का जो रिलक्टेंस होता है वो किस पर निर्भर करता है? कॉइल में स्थित
करंट कॉइल पर और कुंडलन पर लपेटे टर्न पर। ठीक, करंट कॉइल और उस पर लपेटे गए नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर आपका होगा सी। ठीक है, और किसी पीएमएमसी टाइप में जो आपका कोई पीएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसका बल आघूर्ण बटे भार, बल आघूर्ण बटे भार आपका कितना होता है, ये आपका उच्च होता है। ठीक है, एक गतिशील कुंडल वोल्ट मापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापता है। एक गतिशील कुंडलन वोल्ट मापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापता है, तो आपका ये किस तरह के वोल्टेज को मेजर करेगा, केवल डीसी। ठीक है, केवल डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, चलित लौह मीटर का परिचालन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक चल कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकता है। ठीक है, तो किसे पढ़ सकता है, आपका परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल है, तो ये आपका केवल डीसी सप्लाई पर को ही माप सकता है, एसी पे नहीं मापेगा, क्योंकि एसी पे आपका पीएमएमसी वर्क नहीं करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मीटर समाकलन प्रकार का मापक यंत्र है, तो समाकलन प्रकार का आपका कौन सा है, इंटीग्रेटिंग टाइप का एनर्जी मीटर है। ठीक है, और अभी आपके लगभग इसमें से हमने आपको बताया कि 150 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपको केवल डीसी का मापन करना हो तो आप कौन सा उपकरण का यूज करेंगे, परमानेंट चुंबक का आप यूज कर लीजिए। ठीक है, किसका यूज करेंगे, अस्थाई चुंबक का। यदि मापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो आपको पता है कि आप उच्च माप से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, सूचक यंत्रों में स्प्रिंगों का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः किस लिए, उसमें से धारा भी ले जाने के लिए और उसमें कंट्रोलिंग भी प्रोवाइड करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा संकेतिक गति को नियंत्रित करने के लिए। संकेतिक गति को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, धारा की कुंडलियों तक ले जाने के लिए नहीं, संकेतक के कंपन को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम डैम्पिंग टार्क का यूज करते हैं। ठीक है, विभव मापी मूलतः है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो विभव मापी है वो आपका क्या है, एक मापक उपयंत्र है। ये आपका क्या है, एक मापक उपयंत्र है। विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है, तो जो विक्षेपक बल आघूर्ण है वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, चुंबकीय करण द्वारा। ठीक है, वाट आवर यंत्र किस प्रकार का है, वाट आवर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, इंडक्शन टाइप यंत्र कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, मतलब किसके लिए यूज किए जाते हैं, एसी के लिए। ठीक है, कौन सा अवमंदन सबसे अधिक होता है, दक्ष होता है, इफिशियंट होता है, तो आपका ईडी करंट डैम्पिंग सबसे इफिशियंट डैम्पिंग होती है। इसका जो है कि हम इजली और प्रिफरेबल तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वोल्ट मीटर के मुकाबले पोटेंशियोमीटर को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि विभव मापी का प्रतिरोध वोल्ट मीटर से क्या होता है, कम होता है। विभव मापी का जो प्रतिरोध होता है वो वोल्ट मीटर से कम होता है। गलती से वोल्ट मीटर एवं अमीटर जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है आबद्ध है। ठीक है, तो ये आपका होगा केवल अमीटर। ठीक है, गलती से हमने क्या किया है, अमीटर को लगा दिया है। गलती से वोल्ट मीटर अमीटर जैसे चित्र में दर्शाया गया है आबद्ध है, यह केवल इस कंडीशन में क्या होगा, केवल अमीटर जलेगा। बिल्कुल अमीटर आपका जल जाएगा, क्योंकि आपकी जो इसमें से अमीटर में जो कॉइल होती है वो आपके इसमें से जब आपकी सप्लाई डिवाइड होगी करंट, तो इसमें ज़्यादा करंट पास होगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो करंट हमेशा आपका लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो इसलिए आपकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि अमीटर जल जाएगा और वोल्ट मीटर आपका नहीं जलेगा, क्योंकि इसके सीरीज में हमने क्या किया है, हाई रेजिस्टेंस को ऐड किया है। ओके, एक वोल्ट मीटर का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है। ठीक है, तो थर्मोकपल क्या करता है, उच्च मान को बताता है। ठीक है, उच्च मान को नहीं, और जो है कि एक वोल्ट मीटर का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है, तो थर्मोकपल आपका आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है।
एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका, बहुत ही निम्न होना चाहिए। ठीक है। 3 फेज 4 वायर सर्किट में शक्ति मापने हेतु कितने वाट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने वाट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो 3 वाट मीटर की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि 4 वायर सिस्टम है। निम्न में से किस उपकरण में एक डिस्क होती है, एक डिस्क किस में होती है, एनर्जी मीटर में होती है। ठीक है। घरेलू प्रदाय ऊर्जा मीटर की डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है, तो डिस्क किस चीज़ की बनी होती है, तो डिस्क आपकी एल्युमिनियम की बनी होती है। घरेलू ऊर्जा मापी कैसा होता है, घरेलू ऊर्जा मापी आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का इक्विपमेंट होता है। ठीक है। मेगर में नियंत्रित आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, आपका कॉइल के द्वारा। ठीक है, कॉइल से ही हम उसमें क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टार्क को प्रोवाइड करते हैं। पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो पीजोमीटर का प्रयोग हम किसे मापने के लिए करते हैं, बहुत कम दाब को। ठीक है। मेगर वह उपकरण है जो क्या करता है, जो मापता है किसको, रोधन प्रतिबल को। ठीक है, ये क्या करता है, रोधन प्रतिबल को, मतलब आपका जो वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया गया है, अगर आपका उसमें हाई वोल्टेज पास कर रहा है तो कितनी उसकी स्टैंड कैपेसिटी है, इसको मेजर करता है आपका मेगर। ठीक है। सीआरओ से सीधे नहीं मापा जा सकता, तो सीआरओ से क्या चीज़ ऐसी है जिसको सीधे हम नहीं माप सकते, वो हमारी है पावर। हम क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर लेंगे, वोल्टेज को मेजर कर लेंगे, और उसके बाद हम पावर फैक्टर को मेजर करके फिर हम अपना कैलकुलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं कि कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस जो है कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151। मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता, तो मल्टीमीटर से हमने आपको पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।